हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं यशोवर्धन। हजेला आईएएस एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं इस वक्त तैयारी यूपीएससी का रैपिड रिवीजन कोर्स, जो कि 2025 का आईएएस के प्रीलिम्स के लिए हम लोग लगातार तैयारी करा रहे हैं आपको। और यहाँ आज मैं आपके सामने कुछ टॉपिक्स रख रहा हूँ और उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो रख रहा हूँ, जहाँ से कि हम मान के चल रहे हैं कि क्वेश्चंस जरूर आएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप बिल्कुल जुड़े रहिए और पेन और पेपर अपने साथ रखिए। और इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं कि आप लगातार इसको पॉज करके हमारे वीडियो को बाद में देख सकते हैं। अभी तो हमारा लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है, बट आप बाद में भी देख सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस को। सो स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट ना करें। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, राइट। अब ये क्या है? 2024 में सेंट्रल कैबिनेट ने अप्रूवल दिया किसको? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। और इसका हेडक्वार्टर होगा इंडिया। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये इंडिया का इनिशिएटिव है। कब आता है, किसने इसको मंजूरी दी, देन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इंडिया। यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। अब अगला आता भाई, ये किससे रिलेटेड है, तो इसमें आएगा विडाल, राइट। अब विडाल क्या होता है, हिंदी में समझा देता हूँ इजी करके, बिल्ली। तो जितने भी इस तरह की कैट्स हैं, लाइक टाइगर है, लाइन है, लेपर्ड है, इन सभी को इसमें इसको शामिल किया था, इस परिवार को। अब अगर देखा जाए तो अगर ये किया जा रहा है तो बिना पैसे के तो कुछ चलता नहीं है। तो 150 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है और ये ईयर 2023-24 से लेकर के 28 तक के लिए, फाइनेंशियल ईयर तक के लिए 150 करोड़ दिया है। अब अगला आता है कि 96 बिग कैट रेंज देश कौन कौन से भाई, उन पे भी हम बात करेंगे। तो उनके संरक्षण और व्यापारिक समूह बहुउद्देशीय बहुजिंसी संगठन, ये क्या है इसको समझते हैं। कि जितने भी देशों में ये जो विडाल या बिग कैट्स जो कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत की, उनको बुलाया और इसमें अब तक 27 कंट्रीज इसमें शामिल हो चुके हैं। अब तक करंट की बात कर रहा हूँ, 2025 तक। सो अब हम देखें कि इसमें ऐसे कौन कौन से 7 जो कैट्स हैं, बिग कैट्स हैं, जिनको शामिल किया जा रहा है। एक तो लाइन, और इंडिया में लाइन कहाँ मिलता है अगर हम पूछें आपसे, तो आपका जवाब होगा गुजरात का गिर, राइट। देन इसके अलावा इंडिया में कौन कौन सा है, तो इंडिया में टाइगर भी है, स्नो लेपर्ड भी है, लेपर्ड भी है, और जो चीता नहीं था वो चीता भारत में आ गया, मध्य प्रदेश के कूनो में। जगुआर इंडिया में नहीं है, जगुआर साउथ अमेरिका में है, और प्यूमा भी नहीं है, वो भी साउथ अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में भी है। सो ये अगर हम देखें तो बिग कैट्स अगर हम देखें, और अगर हम बात करते हैं अफ्रीका की, तो अफ्रीका में लाइन भी है, टाइगर नहीं है वहां पर, स्नो लेपर्ड नहीं है, लेपर्ड वहां पर नहीं है, चीता है वहां पर, राइट, लेपर्ड भी है, और जगुआर भी वहां नहीं। जगुआर भी कहां मिलेगा? अमेरिका में मिलता है। कहां पर? साउथ अमेरिका में, राइट। सो अगर और एक और चीज, ये जो प्यूमा है, आपको जंगल बुक याद है, उसमें एक बगीरा जो था काले रंग का, जो लेपर्ड या चीता जैसा जो दिखता है, वो है प्यूमा, ध्यान रखिएगा। अब अगला आता है कि 2019 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रपोज था ये कि यहाँ पर भारत में हम इस तरह का एक मैकेनिज्म बनाए, इस तरह का तरीका ढूंढे, जिससे कि जो बिग कैट्स हैं, पूरे सिर्फ भारत के नहीं पूरी दुनिया भर के जो बिग कैट्स हैं, उनको, उन कंट्रीज को हम जोड़ सके और उनके संरक्षण के लिए हम काम करें। उसी तारतम्यता में, उसी में हम बोलेंगे निरंतरता में, भारत में भी जो कूनों में चीताओं का संरक्षण किया जा रहा है, जो कि अफ्रीका से हम लेकर के आए हैं। और लगभग 20 से 22 चीते अब तक आ चुके हैं भारत में, और कुछ यहाँ पर चीतों ने जन्म भी ले लिया। तो इस वक्त अगर संख्या देखें तो 20 से 22 चीते इस वक्त इंडिया में हो गए हैं। अब इसमें और भी अगर हम देखें तो काफ़ी सारे देश इसमें जुड़े हुए हैं, ब्राज़ील, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया, और इसके अलावा 9 अलग अलग इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसके तहत जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं इस टॉपिक पे, हम उस पर बात करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, उस पर विचार करने की बात करते हैं। इन कथनों पर देखें हम क्या है, क्या सही क्या गलत। इसकी स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले 2019 में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा गया, बिल्कुल सही है, 2019 में रखा गया। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, जी नहीं, वहां नहीं, इंडिया में है। चलिए, सो आंसर इज ओनली वन, सो आंसर इज ओनली वन। देन अगला है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्य उद्देश्य क्या है, किससे संबंधित है? समुद्री जैव विविधता, नो, बिल्कुल नहीं है। कृषि उत्पादकता, बिल्कुल नहीं है। अफ्रीकी हाथियों का, बिल्कुल नहीं है। देन फिर आता है कि बिग कैट्स को कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करने में इंटरनेशनल एक कॉपरेशन, एक अलायंस के तौर पर दुनिया काम करेगी, जिसमें कि अलग अलग देश इसमें साथी हैं, और अब तक इसमें 27 देश जुड़ चुके हैं। अगला आता है, हम इसमें मैच करेंगे और सेम इसी तरह के पैटर्न पे यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं। तो जगुआर हम देखते हैं कहाँ पाया जाता है। हिम तेंदुआ तो राइट इंडिया में बिल्कुल मिलेगा। प्यूमा कहाँ मिलेगा, तो दक्षिण अमेरिका में मिलेगा।
अब अगर देखें तो इनमें से कौन कौन सा है, तो हिम तेंदुआ भारत में मिल जाएगा, बाघ मिल जाएगा, राइट। और प्राकृतिक रूप से क्या नहीं पाया जाता भारत में, तो वो भी हमें पता चल रहा है कि प्राकृतिक रूप से प्यूमा नहीं पाया जाता, जगुआर नहीं पाया जाता। अब ये जो हिम तेंदुआ है तो डी, तो बिल्कुल आंसर है, तो हम इन सभी में देख रहे हैं, सभी में डी है, लेकिन आंसर ऑलरेडी हम मिला चुके हैं, तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 दक्षिण अमेरिका, जैसा मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया। दैन बी का 2, तो बी का 2 इंडिया, बिल्कुल राइट, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, भारत में पाया जाता है। देन सी का 1 प्यूमा भारत में नहीं पाया जाता है, बस वो बघीरा वाला एक जो कैरेक्टर दिखता है, तो कंफ्यूज ना हो, भारत में प्यूमा नहीं मिलता है, प्यूमा मिलता है साउथ अमेरिका, राइट, और मैक्सिको वाले कुछ रीजन में वहां भी मिल जाता है। चलिए अगला असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 96 देश और संगठन सदस्य हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। आईबीसीए केवल अफ्रीकी शेरों के संरक्षण तक नहीं है, ये पूरी दुनिया के, तो चाहे वो एशियाटिक हो या फिर अफ्रीकन हो या फिर अमेरिकन हो, हर देश के जो भी हैं इस तरह के बिग कैट्स, उन सभी के कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा है। तो ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो देखें, इसकी स्थापना 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई। चलिए, यह 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की, यस बिल्कुल ये ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की जो 50th एनिवर्सरी थी उस दिन से स्टार्ट किया गया। इसका मुख्यालय इंडिया में है, केवल एशिया, तो आंसर इज ओनली बी। ओके राइट। अब हम अगला देखते हैं, जल ही अमृत, ये एक इनिशिएटिव है अमृत मिशन का। अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने अमृत 2.0 के तहत अमृत जल ही अमृत पहल इनिशिएटिव को लॉन्च किया, और इसका उद्देश्य क्या है, जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है कि जो भी अपशिष्ट जल है उसका किस तरह से मैनेजमेंट करें, प्रबंधन करें, और उसको क्या करें, रिसाइकल करें, उसको पुनर्उपयोग के लायक बनाएं। तो जल का पुनर्उपयोग को बढ़ावा देना इसका काम है। इसके अंतर्गत क्या क्या कर रहे हैं, देखिए, स्टेट्स के अंदर और यूनियन टेरिटरीज के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, और जहां जहां लगता है कि जिस जल का हम उपयोग कर सकते हैं वो सारे इस तरह के हमें प्लांट्स वहाँ पे लगाने हैं, और उस जो रिसाइकल वाटर होगा उसका हम निर्माण में कर सकते हैं, उद्योग में कर सकते हैं, और पार्क्स के इरिगेशन सिंचाई के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, इससे क्या होगा कि जो शुद्ध पेयजल है वो हम बचा पाएंगे और वो पीने के काम आएगा। रेस्ट ऑफ, अगर हम मान लीजिए इस पानी का हम रिसाइकल करके इस्तेमाल कर सकते हैं साफ करके, तो बहुत बेहतर तरीका होगा। देन क्या होगा, रेटिंग आधारित प्रोत्साहन प्रणाली शुरू की गई है इसके तहत, जिसमें कि हम देखेंगे कि जो भी अच्छा प्रदर्शन करने वाला होगा, क्लीन वाटर क्रेडिट्स उसको दिए जाएंगे, और इस तरह से क्या होगा, शहरों के बीच एक कॉम्पिटिशन दिखेगा हमें, जिस तरह से हम कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं वो चीज़ हमें यहाँ दिखेगी। अब सवाल आता है कि ये तो 24 में हमने स्टार्ट किया, तो अमृत 2.0 कब आया और अमृत 1 कब आया। तो 2015 में अगर हम देखेंगे अमृत आएगा, और 2021 में अगर देखेंगे तो अमृत 2 आएगा। सो 2021 में अब शुरू किया गया। इसका लक्ष्य सभी वैधानिक नगरों में सार्वभौमिक जल आपूर्ति और बेहतर सीवरेज सिस्टम को डेवलप करना था। और इसके अलावा अमृत 1.0 देखें तो 2015 में है, और उसी का विस्तार अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दिखता है, और इन दोनों का विस्तार अगर हम देखें तो जल ही अमृत जो मिशन है, अभियान है, उसमें इससे क्या होगा कि मीठे पानी अर्थात जो पोर्टेबल वाटर है, पीने योग्य पानी है, उसकी कमी को पूरा करने की कोशिश की जाएगी, और वाटर क्या होगा, टेबल जो जमीन के अंदर है उसको रिचार्ज किया जाएगा। तो वाटर रिचार्ज किया जाएगा, जैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बेंगलुरु का झील पर्क्यूलेशन प्रणाली। अलग अलग तरह की 3 झीलें बनाई जाती है, उसमें पानी लाया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है, सीवरेज सिस्टम वहाँ पे ट्रीटमेंट लगाया जाता है, देन वो पानी फिर जमीन अंदर सोख लेती है, और इस तरह से हम देखते हैं वाटर टेबल राइज कर जाता है, वहाँ पे जो पानी की कमी है वो ठीक होने लग जाती है। अब देखिए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे हरियाणा में कुरुक्षेत्र में अवशिष्ट जल का उपयोग किया जाता है, जो रिसाइकिल वाटर है, वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करके एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका यूज किया जा रहा है। अब एक और चीज समझिए, भारत में देखा जाए तो पूरी दुनिया की 18% आबादी है, लेकिन भारत में केवल 4% ही वाटर ऐसा है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए। लेकिन फिर भी भारत क्या करता है, 80% अपना जो वाटर है अगर उसे चाहे तो रिसाइकिल कर सकता है जिस पानी का इस्तेमाल कर रहा है। बस जरूरत इस बात की है कि हम कितनी जल्दी इस तरह की पहल को स्वीकार करते हैं।
अब इसमें आता है चैलेंजेस, क्या हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को भी समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि जो ट्रीटमेंट करने की जो कॉस्ट है ट्रीट करने की, वो बहुत ज़्यादा बैठती है। और जो मेम्ब्रेन फाउलिंग की समस्या है, क्योंकि बहुत जल्दी खराब होती रहती है मेम्ब्रेन यहाँ पर, तो इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। देन एक और बड़ी चीज़ है कि हमारे देश में क्या किया जाता है कि सोशियो कल्चरल बैरियर्स होते हैं कि हम उस पानी को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी करने में बड़ा आनाकानी लोग करते हैं कि यार ये भोजन हमें ग्रहण करना है, ईश्वर को देना है, प्रसाद चढ़ाना है, जल कैसे चढ़ाएंगे। तो ये बहुत सारे सोशियो और कल्चरल बैरियर्स यहाँ पर हैं, तो उस कारण भी हम नहीं कर पाते हैं। सवाल आता वे फॉरवर्ड क्या है, आगे के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम कर सकते हैं, और उस मॉडल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है उस पर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। देन इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए शुद्ध जल उपयोग के मानक, मतलब कि जो वो प्योर वाटर जो यूज़ करते हैं, शुद्ध जल यूज़ करते हो, हम उनको बोलें कि आप ये यूज़ ना करें, आप जो रिसाइकल वाटर है उसको यूज़ करें, इसको सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल में करें, बाकी पार्कों की सिंचाई इत्यादि इन सब के लिए क्या करें, रिसाइकल वाटर स्टार्ट करें, और उसमें क्रेडिट सिस्टम तो है ही। देन इसके अलावा होता है व्यापार योग्य जल उपयोग क्रेडिट प्रणाली लागू करना, मतलब क्रेडिट सिस्टम रख दीजिए कि अगर आप इतना वाटर को बचाते हैं, ट्रीटेड वाटर का इस्तेमाल करते तो आपको क्रेडिट दिए, जैसे कार्बन क्रेडिट दिए जाते हैं उस तरह से आपको कुछ यूनिट्स क्रेडिट दिया जाएगा। देन फिर आता है कि जो ट्रीटेड वाटर है उसके सुरक्षित जो उपयोग के लिए हम एक कहेंगे कि नेशनल लेवल पर एक गाइडलाइन बनाई जाए, एक रोड मैप बनाया जाए कि किस तरह से किया जाए। तो वो 2022 में अगर हम देखें तो शुरू हो चुका है इस तरह का। बस ज़रूरत इस बात की कि हमने अभी उस पर उतने बेहतर तरीके से काम नहीं किया, लेकिन नमामि गंगे जैसी जो पहल है वो इसी से रिलेटेड है कि वहाँ पर सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट को पहल की जाती है कि वो लगाए जाए। देन फिर वो पानी नदियों में जाता है तो राइट वो हम इस्तेमाल में ले लेते हैं। अब आता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किस तरह के बनेंगे। तो जल ही अमृत इनिशिएटिव या पहल के संदर्भ में इनमें से जो कथन, इन पर विचार कीजिए। यह पहल भारत सरकार के द्वारा अमृत 2.0 के तहत शुरू हुई, बिल्कुल की गई है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जी नहीं, इसका है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए है। देन फिर आता है जल ही अमृत पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसमें है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट क्या है कि रिसाइकल करना है, आप लेंगे, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, राइट। सो इसमें क्या है, अवशिष्ट जल का उपचार और पुनः उपयोग। देन अगला हम देखते हैं यहां पर जो मैच करने के लिए है, तो देखेंगे UWTP क्या है, क्लीन वाटर क्रेडिट्स क्या है, अमृत 2.0 क्या है, और PPP मॉडल क्या है। तो अगर हम यहां पर देखें तो मैच करते हैं तो राइट, शुद्ध जल उपयोग हेतु शरण तो बिल्कुल ठीक है, अनट्रीटेड वाटर के लिए बिल्कुल ठीक है। देन फिर क्या होगा, प्रदर्शन आ रहा है, ये क्रेडिट योजना हो गई। अमृत जल आपूर्ति और सीवरेज ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक है। PPP क्या होगा, प्राइवेट पार्टनरशिप बिल्कुल ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो आंसर इज ए, ओके। देन अगले पे आते हैं हम लोग, असर्शन रीजनिंग पर देखते हैं। जल ही अमृत पहल जल संकट के समाधान में सहायक सिद्ध हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यह पहल जल की बर्बादी को बढ़ावा देती है, झील बिल्कुल नहीं देती है, भू स्तर गिरता है, बिल्कुल नहीं। सो आर इज इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट, राइट। सो वैसे अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। और ये प्रैक्टिस आपने डेली करना है, इस तरह से टॉपिक को समझना है कि किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ताकि आप जब अपना प्रीलिम्स का पेपर देंगे तो वहाँ आपको पेपर टफ नहीं लगेगा, बल्कि लगेगा हाँ इस तरह के क्वेश्चंस तो मैं ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। देन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल जल पुनः उपयोग को बढ़ावा देती है। तो सीधे सीधे आ जाइए, इस पर क्या है, तो हम बोलेंगे कि नेशनल उपचारित, मतलब ट्रीटेड वाटर का क्या करना है, उसको रिसाइकल वाटर के यूज करने के लिए जो रूपरेखा फ्रेमवर्क बनाया है, राइट। ये कौन सा फ्रेमवर्क है, चलिए देखिए एक बार फिर से, आप जरा देखिए, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेफ रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए सो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक के बाद जो अगला टॉपिक है उसको देखते हैं। तो अगला टॉपिक रिलेटेड है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। भारत में भुखमरी की क्या स्थिति है, भारत में लोगों को कितना भोजन प्राप्त हो पाता है, क्या भारत में पोषक आहार मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है लोगों को, हम इसको देखेंगे अब। तो देखिए
अक्टूबर 2024 में कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड तथा बेल्ट हंगर हिल्फे इन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया। तो जारी करते हैं ये, तो इसमें बताया कि वर्ल्ड लेवल पर भूख की क्या स्थिति है, कितनी चिंताजनक स्थिति है, ये बताया। अब इसमें क्या दिखता है हमें, वैश्विक ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 18.3, तो यहाँ देखेंगे मध्यम श्रेणी मतलब और दर्ज किया, जबकि अगर हम देखें कि कितना लगभग 42 कंट्रीज में गंभीर संकट है। अब यहाँ हम देखें इन्होंने भूख को शून्य करने तक का क्या लक्ष्य रखा गया है, तो हम बात करेंगे 2030 तक इन्होंने कहा कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा, सब खाना खा के सोएंगे, राइट, ये लक्ष्य। लेकिन क्या पॉसिबल है? मुश्किल है। अब देखिए, तो कहते कब तक पॉसिबल है, तो भूख का उन्मूलन का लक्ष्य कब तक बढ़ सकता है, 2160 तक, मतलब 2160, मतलब तब हासिल कर पाएंगे। तो अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। सवाल आता है कि लैंगिक असमानता, जलवायु परिवर्तन और भूख आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये सिर्फ जुड़े हुए हैं। जहां भी हम देखेंगे लैंगिक असमानता, तो राइट वहां पे महिलाओं को भोजन कम दिया जाएगा, जहां भी इस तरह का होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण तो बिल्कुल वहां देखें भुखमरी की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन ही कम होगा, तो जिनके पास संसाधन है वो अकेले खा पाएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे इन सभी कारणों से महिलाओं पर, या हम बोलेंगे फीमेल्स के ऊपर बहुत ही बुरे असर पड़ते हैं। और फीमेल अगर कमजोर स्थिति में है तो तय मान के चलिए उस देश की पूरी आबादी कमजोर होगी, क्योंकि जब भोजन ही पर्याप्त नहीं मिलेगा, वो महिला गर्भ धारण करने में समस्या, अगर धारण कर भी लेती है, प्रेग्नेंट भी हो जाती है, प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, तो उसके गर्भ में पलने वाला जो बच्चा वो कैसे हेल्दी हो सकता है, सोचने वाली बात है। सवाल आता है कि 127 देशों में भारत का नंबर क्या है, तो 105वें नंबर पर, 105वें नंबर पर है, जिसे कि हमने मध्यम श्रेणी नहीं गंभीर श्रेणी में, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं 118। देखिए कहाँ देखा हमने, ये देखें। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत किस में आता है, बहुत ही गंभीर श्रेणी में आता है। सो अगर यहाँ देखें तो कितना ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 27.3 है, जबकि 18 तक हम क्या मानते हैं कि मिडिल वाली कैटेगरी में आते हैं, बट यहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी गंभीर हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो वर्ष 2000 के बाद से भूख के स्तर में लगातार गिरावट आई है। लेकिन बाल कुपोषण, मतलब बड़े लोगों के लिए ठीक है, लेकिन बच्चों का अगर देखें तो बाल कुपोषण और स्टनिंग, मतलब हम बोलेंगे ठिगनापन, कि भाई पर्याप्त भोजन नहीं मिलता तो लंबाई नहीं बढ़ती है, कि दर अब भी काफ़ी उच्च है, और जो कि चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग बेहतर एक नागरिक के तौर पे जितनी उनकी क्षमताएं होती उनका उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि मानसिक तौर पर उतने विकसित नहीं होते, शारीरिक तौर पर उतने विकसित नहीं होते, तो वहाँ पर समस्या आती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि माता ही कुपोषित है। जब माता को पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है, जो बच्चे हैं उनका वे भी कैसे मेल न्यूट्रिशियस वाले बच्चों की स्थिति होंगे, तो वो भी कमज़ोर होंगे, बहुत सारी बीमारियाँ होंगी, राइट। अब कुछ मामलों में हम देखें तो यहाँ पर इस इंडेक्स को जो लोग तैयार करते हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, कहा जाता है कि ये अभी भी केवल बच्चों पर केंद्रित है। अगर बड़ों पे देखेंगे तो शायद स्थितियाँ थोड़ी बेहतर हो जाएं, लेकिन कहा जाता है कि पूरी जनसंख्या का सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, प्रतिनिधित्व नहीं करता। यहाँ कुछ और भी सवाल हैं कि आखिर ये भुखमरी की स्थितियाँ क्यों बनती, कारण क्या है। तो एक तो है कि भाई संघर्ष, किसी भी तरह के जातीय संघर्ष हो सकते हैं, देश के अंदर किसी तरह के संघर्ष हो सकते हैं, जलवायु परिवर्तन की स्थितियां कैसी हैं, आर्थिक मंदी, तो राइट वहाँ पे रोजगार कम मिलेगा, और रिहेबिलिटेशन या बोलेंगे विस्थापन की जो समस्या है वो भी एक बड़ा संकट पैदा करती है। भारत में अगर देखें तो किस तरह की दिक्कतें, शहरीकरण, शहरों में लोग आते हैं, उतनी पर्याप्त आमदनी नहीं होती है, स्लम्स में रहने को मजबूर होते हैं, और स्वास्थ्य के लिए अच्छी दशाएं नहीं होती जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वो समस्या होती है। जबकि शहरीकरण को लोग बोल सकते हैं, क्योंकि शहरीकरण में क्या हो रहा है कि वो भोजन पे कम ध्यान देंगे, कपड़ों पर, रहने पर, मोबाइल, इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देखेंगे, लेकिन भोजन पे कम ध्यान होगा। जो कि गांव में हम क्या देखते हैं, वो पशु रख सकते हैं, गाय भैंस रख सकते हैं, बकरी रख सकते हैं, शहर में रख ही नहीं सकते वो लोग इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पर उनको प्रोटीन की हम देखें वहाँ कमी हो जाती है। दैन फिर तब भी अगर वहाँ देखें तो कंपैरेटिवली गाँव में सस्ता अनाज, सस्ती सब्जियां, सस्ते फल मिलते हैं, शहरों में महंगा होता है, तो यहाँ पर उन्हें भोजन नहीं कर। जबकि समस्या हम क्या देख रहे हैं, शहरीकरण एक अच्छी चीज़ है कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, बट उसका नेगेटिव असर पड़ता है गरीब लोगों के ऊपर। फिर देखें मातृ कुपोषण, बिल्कुल माता ही कुपोषित होगी तो बच्चे भी अपने आप ही कुपोषित होंगे। इसके अलावा कई सारे सोशियो इकोनॉमिक जो बैरियर्स होते हैं, परेशानियाँ होती हैं लोगों की, वो भी कहीं ना कहीं
जिम्मेदार इन चीज़ों के लिए हैं। सवाल आता है कि क्या सरकारें कर रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि नेशनल लेवल पे किस तरह के, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसे पोषण अभियान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और इस तरह की जितनी भी इनिशिएटिव किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं? ताकि लोगों का पोषण स्तर बढ़ाया जा सके, भूख से लोगों की जो स्थितियां होती, उनके स्वास्थ्य में जो गिरावट आती है उसको रोका जा सके। लेकिन ये अभी नाकाफ़ी है, क्योंकि आज भी हमारे बड़े मंत्री लोग राजनीतिक मंचों से बड़े दावा करते हैं कि भारत की अगर बात करें कि 150 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ लोगों को वो क्या उपलब्ध कराते हैं? सस्ता अनाज उपलब्ध कराते हैं। इट मीन्स भारत में लोगों के पास पर्याप्त उतना धन नहीं है कि वे अपने लिए अनाज खरीद सकें, अपने लिए पर्याप्त भोजन खरीद सकें। तो स्थितियां काफ़ी गंभीर है। वैश्विक स्तर पर देखें तो सतत, आप बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं वो हैं। दैन इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ये सभी कोशिश कर रहे हैं फूड सेफ्टी के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए और एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए, जिससे कि जो भुखमरी की स्थितियां हैं भारत में या पूरी दुनिया में, इस तरह की स्थितियां पैदा ना हो। यहाँ से अगर हम प्रश्न देखें तो किस तरह के आ रहे हैं, उन्हें देख लेते हैं एक बार। ये 2024 में भारत 127 देशों में 105वें नंबर पे, बिल्कुल करेक्ट है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भूख शून्य संभव नहीं है। 2160 एडी बताया है, तो ओनली वन इज करेक्ट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो गंभीर में रखा गया, ध्यान रखिएगा, गंभीर में हम। फिर आता है मिलान करना है तो मातृ कुपोषण, तो राइट, बिल्कुल अभी हम एक एक करके करते हैं। तो अगर देखें लैंगिक असमानता, भूख का प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, युद्ध विस्थापन, तो ये सारे के सारे अगर हम देखें तो मात्र बाल ढिकनापन आ जाता है। महिलाओं और लड़कियों पर असर होता है, भाई भूख कम उनको भोजन कम मिलता है। जलवायु परिवर्तन तो खाद्य असुरक्षा बढ़ जाती है। युद्ध, वैश्विक भूख संकट, तो 1 2 3 4 राइट। दैन क्वेश्चन नंबर 4 रीजनिंग, ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की वास्तविक भूख स्थिति को पूरी तरह नहीं दर्शाता। बिल्कुल नहीं दर्शाता, ये बिल्कुल सही बात है, वास्तविक चीज़ें नहीं दर्शाता क्योंकि बच्चों को इसमें काउंट किया जाता है। यह सूचकांक मुख्यतः बच्चों से संबंधित संकेतकों का सीमित सैंपल। तो आंसर ए भी सही है और आर भी सही है और ये व्याख्या करता है, तो ए इज करेक्ट, राइट। दैन क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं, कौन सी वैश्विक पहल भूख उन्मूलन हेतु कार्य कर रहा है? तो अगर इसमें देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, राइट, ये पहल जो है ये काम कर रही है कि दुनिया से भूख को मिटाया जाए।
और देखिए एग्ज़ाम में तो जिसने जो जैसा परफॉर्म करना वो करेगा ही करेगा। आप किसी को अगर सोर्स भी बता देंगे तो ऐसा नहीं कि वो कुछ दिनों में ज्ञानी बन जाएगा। अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको यहाँ पे मदद कर रहे हैं कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करें, और अगले साल भी अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसकी तैयारी कैसे की जाए। राइट फ्रेंड्स, तो मैं हूँ यशोवर्धन, फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक आप लगातार बने रहिए हाजी इलाज IAS के साथ। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।